नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सोपोर में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए हैं। इनके अलावा कई अन्य सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। यह हमला तब हुआ जब आतंकवादियों ने घात लगाकर सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने अहम बाबा चौराहे के पास नूरबाग इलाके में यह हमला किया। हमले में घायल जवानों को फौरन पास के एसडीएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 सीआरपीएफ जवानों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घायल जवान ने बाद में दम तोड़ दिया। इस हमले में कुछ पैरामिलिट्री जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। सोपोर के एसपी के अनुसार घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों को धर दबोचने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ इस देशव्यापी लड़ाई के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह ने बैठक में कोरोना वायरस को लेकर उठाए जा रहे कदमों और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में राज्यों के साथ तालमेल से एक 27/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान राजधानी में कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली के ताजा हालात की जानकारी दी। बैठक के बाद केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया कि यदि किसी डॉक्टर, नर्सेज, पुलिसकर्मी या आपातकालीन सेवा से जुड़े किसी भी कर्मचारी अधिकारी की संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और आपसी मेल मिलाप न करें। कोरोना संक्रमण बीमारी है और यह किसी को भी हो सकती है, इसलिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अब कल जहांगीरपुरी में एक कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे एक ही कुनबे के 26 लोगों को कोरोना मिला है कल, एक ही परिवार के। तो वो 26 लोग मतलब पास कई सारे उनके मकान थे, तो वो एक दूसरे के घर में जा रहे थे। इस कंटेनमेंट के बावजूद भी एक दूसरे के घर जा रहे थे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पूरा देश इस टाइम लॉकडाउन में है। कितनी मुसीबतों का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अनुशासन नहीं बरतेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। आपकी जान की चिंता है हम लोगों को, आपकी ज़िंदगी की चिंता है हम लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों से, एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना हो गया तो अच्छी बात तो नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा था, आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को बचा के रखोगे तो कोरोना नहीं होगा, और ढील दे दोगे तो कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी के मन में ये हो ना कि मेरे को तो कोरोना नहीं होगा, ये भूल जाओ। ये कोरोना ना तो बहुत बड़े किसी मंत्री को छोड़ता और ना चपरासी को छोड़ता। इससे कोई नहीं बच सकता। कोई धर्म, कोई जाति, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई नहीं बचा हुआ। तो कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे को तो कोरोना नहीं हो सकता, कहीं किसी को भी हो सकता है। और भारत का पहला रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का कंसाइनमेंट चीन से भारत आ चुका है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए ये किट बेहद जरूरी है। इस कंसाइनमेंट में 6 लाख एंटीबॉडीज टेस्टिंग किट्स हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में ये किट्स रखी गई हैं और यहीं से सभी राज्यों को भेजी जाएंगी। भारत ने ऐसे लगभग 37 लाख किट्स का ऑर्डर दिया है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी बन रही है या नहीं, इसका पता लगाने का काम करता है। यह सस्ता होता है और इसके नतीजे जल्द आते हैं, जबकि रियल टाइम पीसीआर में काफ़ी वक्त लगता है। भारत में अभी रियल टाइम पीसीआर से ही टेस्टिंग होती है। आपको बता दें कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट स्क्रीनिंग का सबसे अच्छा तरीका है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से 15 से 20 मिनट में ही इसका नतीजा आ जाता है, जबकि रियल टाइम पीसीआर का नतीजा आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं।
में आप जांच कर सकते हैं। आप डोर टू डोर अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स का कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक, तो आपको ओनली 15 मिनट्स में यू कैन नो। ओके, और इफ़ यू वांट दैट अच्छा इसका पॉजिटिव आ गया, इतने लोगों को पॉजिटिव आ गया, वेदर वी रिक्वायर पीसीआर और नॉट। ओके, दो पीसीआर तो उस टाइम फिर काम का नहीं रहता जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, पर ये ज़रूर बता देता है कि हाँ ये कम्युनिटी एक्सपोज थी उस वायरस के। Kids, as you can see here, there is only one line, that is a control line. Control line. If you get two lines, that is a test line and a control line, then it is a positive, antibody positive. But it is here, it shows only one line, means it is negative, and of course a valid test. If there is no control line, then it is invalid. So this is, the kit is valid and the test is valid. कोरोना वायरस कोविड-19 ने पंजाब में एक और की जान ले ली है। लुधियाना नॉर्थ के एसपी अनिल कुमार कोहली की शनिवार को मौत हो गई। एसपी का एसपीएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। उनके पुत्र ने पूरी सुरक्षा मानक का पालन करते हुए चिता को मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना योद्धा अनिल कुमार कोहली के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक ही परिवार में आज 31 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। प्रशासन में इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए नॉर्थ दिल्ली के डीएम दीपक सिंधे ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सी ब्लॉक जो था उसमें हमने कंटेनमेंट किया था एंड लगभग 10 तारीख से हमारा कंटेनमेंट वहाँ पे वो एरिया पूरा सील करके हमने उनको बंद कर दिया था। वहाँ पे एक डेथ हुई थी, उसकी वजह से उसको कंटेनमेंट एरिया बनाया गया था। उसके बाद उनके हमने 3-4 दिन पहले सैंपल लिए थे जिनकी रिपोर्ट कल आई है। तो जो भी जिनकी डेथ हुई थी उनके वैसे तो फैमिली मेम्बर्स तो सारे क्वारंटाइन में हैं हमारे यहाँ पे नरेला पे, बट उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आसपास के नेबर, पड़ोसी वगैरह या फिर कोई रिलेटिव जो वहीं रहता है, जो उनके घर पे जिनका आना जाना था, ऐसे लोगों के सैंपल लिए गए थे। उसमें से 31 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक टोटल कितने जहांगीरपुरी में हैं? जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में तो ये 31 + 1 ये 32 ही पाए गए थे। इसके अलावा बी ब्लॉक में पहले 4 केसेस आए थे जो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट के बाद वो सारे नेगेटिव हो गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच खबर मिल रही है कि पुलिसकर्मी भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लॉकडाउन हो गया करीब 25 दिन और अभी तक पश्चिम बंगाल का कहीं भी इलाका में पूरा सन्नाटा है। आप देख सकते हैं ढेर सारी पुलिस कर्मचारी लोगों ने पूरा ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक सबसे जो बड़ी बात सामने आ रहा है कि करीब पश्चिम बंगाल में डॉक्टर और नर्स के बाद अभी पुलिस वालों ने कोविड-19 के पॉजिटिव रिपोर्ट एक से एक मिल रहा है। कुछ दिन पहले नारकेलडांगा थाना का एक पुलिस कर्मचारियों को एक पॉजिटिव केस मिला। अभी पश्चिम बंगाल का गार्डन रिच इलाका, खुद गार्डन रिच इलाका का थाने का जो इंचार्ज है उसका भी पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सिर्फ यही देखना है, जो पुलिस वालों ने जो काम करता है खुद रास्ता पे ऊपर, इसको मतलब कोई क्या सिक्योरिटी है। सबसे बड़ी बात है सिर्फ मास्क पहन के ये लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन अभी भी यही देखना है। पश्चिम बंगाल से अभिजीत के साथ शांतनु बनर्जी, रिपोर्ट ANB बंगाल। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने बताया कि इसी अवधि में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 23 ताजा मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 233 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालांकि यह आंकड़ा 287 बताया है। सिन्हा ने बताया कि मौजूदा समय में राज्य में 178 सक्रिय मामले हैं।
बिहार की पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट स्थित पीपा पुल के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ओवरलोड नाव गंगा में पलट गई। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में लोग नाव पर सवार होकर सबलपुर से राशन लेकर पटना आ रहे थे। इसी बीच नाव ओवरलोड होने के कारण पीपा पुल से टकराकर गंगा में पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। एसडीआरएफ ने एक महिला और उसके बेटे को बचा लिया और कुछ लोग तैरकर निकल गए। अभी तक एक महिला का शव बरामद किया गया है, वहीं 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। गांव जा रही थी, उसी में टायर नंबर 44 के सामने जो ट्रेन है उसी से टकरा के उसमें बता रहे हैं लोग कि 3 या 4 लोग डूबे हैं, बाकी लोग निकल गए, करीब 20-22 लोग। अभी है लोग एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे काम कर रहे थे। एक डेड बॉडी निकाला गया और बाकी दोनों जो 3 बोट और 2 बोट और आ रही है, 5 बोट काम। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में आज हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। शाम को हवा और हल्की गरज के साथ हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ते ही सौंधी खुशबू आने लगी। हवा ने रुख बदला तो पिछले कुछ दिनों से हो रहा गर्मी का एहसास काफूर हो गया। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही देश के कुछ इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हल्की बारिश, हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी मध्यम बारिश, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की थी। लॉकडाउन में पुलिस बल के जवान कर्म के प्रति एक से बढ़कर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रधान आरक्षक ने 59 साल की उम्र में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जो मिसाल पेश की है उसे जानकर अधिकारियों ने उन्हें सल्यूट किया है। प्रधान आरक्षक रमेश सिंह तोमर 17 दिन पैदल चलकर ग्वालियर से उज्जैन ड्यूटी के लिए पहुंचे हैं। आरक्षक रमेश सिंह तोमर उज्जैन के नीलगंगा थाने में पदस्थ हैं। उज्जैन पहुंचने के साथ साथियों का उनका जबरदस्त स्वागत किया। इसके बाद चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। पूरी तरह से फिट घोषित होने के बाद वह सोमवार से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। जवान के जज्बे की तारीफ पूरे जिले में खूब हो रही है। अब कुछ दिन बाद ही वह रिटायर भी होने वाले हैं। प्रधान आरक्षक रमेश तोमर 20 मार्च को एक प्रकरण में बिस्तरा की रिपोर्ट देने के लिए FSL की लैब ग्वालियर गए थे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और लगातार लॉकडाउन की वजह से वह फंस गए। उसके बाद वह ग्वालियर में ही बेटी दामाद के घर रुके रहे। राजस्थान के जयपुर में लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं देने के मामले में राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है। न्यायाधीश गोवर्धन वाढ़दार और CK सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश जेम्स बेदी की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। तथ्यात्मक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 608 स्थानों पर 994 रिफिल कैंप लगाए गए हैं, जहां 35,000 से अधिक प्रवासियों को खाना पीना और मेडिकल सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वे गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी कलेक्टर्स को उचित संख्या में अस्थायी शेल्टर होम बनाकर वहां खाना पीना सहित क्वारंटाइन सुविधा देने को कहा गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने, कपड़े और दवा आदि के लिए जिलों को 598 लाख रुपए से अधिक की राशि दी गई है। राजस्थान के अलवर केंद्रीय कारागार गृह के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करवाने के लिए राशन किट तैयार कर वितरण करना शुरू कर दिया गया है। पूर्व में जेल प्रशासन की ओर से खुद करीब 250 लोगों का सुबह शाम का खाना बनाकर भोजन के पैकेट वितरित किए जाते थे, लेकिन इसमें जेल के स्टाफ को भोजन वितरण के लिए सुबह शाम को जेल से बाहर जाना पड़ता है। इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है और कैदियों और स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए जेल कर्मियों में राशन किट बनाकर परिवहन कार्यालय के समीप रहने वाले गरीब परिवारों को एक साथ 30 दिन का राशन किट तैयार कर भिजवाई गई है।
जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पूर्व में जेल कर्मियों की ओर से खुद भोजन के पैकेट जेल में तैयार कर वितरित किए थे, लेकिन अब जेल कर्मियों को बाहरी लोगों के संक्रमण से बचाने के लिए यह राशन किट वितरित कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते लोगों पर बिना वजह घर से बाहर निकलने की तरह पाबंदी लगाई गई है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वे घर से बाहर न निकलें, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस लोगों पर निगरानी रखने के लिए काफी कुछ कर रही है। इसके लिए पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से लोगों पर नजर भी रख रही है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर पुलिस ने इस कड़ी में सोशल मीडिया पर ड्रोन को देखते ही भागते लोगों का वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये लॉकडाउन का अब तक का सबसे मजेदार वीडियो है, जिसे देखकर कोई भी बिना हंसे नहीं रह सकता। आप भी देखिए। மாட்டை பிடிக்காதா சொன்னா அப்புறம் பிடிக்கிறா அருமடா ஆடாடா ஆட்டத்தை பார்க்கணும்னு வாடு வாட்டா சண்டால பாவியடா அரும மாட்டா போச்சுடா சூப்பர் 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 அடாடா நொறுக்குது 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 என்னது இது? நம்ம நடந்தா அவனும் நடக்கிறான், நம்ம சிரிச்சா அவனும் சிரிக்கிறான். இப்ப ஓடுறதா நிக்கிறதா தெரியலையே. தெய்வமே, புயல் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கே. உனக்கு எது மனதாரி வந்துடக்கூடாதா சாமி? ஐயோ. சூப்பர் 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 அருமை 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 खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अमरेली जिले में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, जबकि गुजरात के सारे जिलों में कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। अमरेली के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी निर्लिप्त राय ने अमरेली के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से अमरेली अभी तक बचा हुआ है। कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन जारी है। सरकार ने सभी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब मुंबई में एक शख्स अपनी कार पर विधायक का फर्जी स्टिकर लगाकर घूम रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के अंधेरीपुर में लॉकडाउन के चलते पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी पर विधायक महाराष्ट्र विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने जब उस शख्स से पूछताछ की तो वह फर्जी निकला। पुलिस ने उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। फर्जी विधायक बनकर घूम रहे शख्स की पहचान मोहम्मद साबित असलम शाह के रूप में हुई है। देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में ओला, उबर, टैक्सी ड्राइवरों और ऑटो रिक्शा वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से सारे कामकाज ठप हैं। हैदराबाद में टैक्सी ड्राइवरों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते टैक्सी बंद होने से घर चलाना, गाड़ी का भाड़ा भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं टैक्सी ड्राइवरों ने इसको लेकर सरकार से मदद की मांग की है। पूरा रुक गया था, अभी किधर भी जाना बोले तो बहुत मुश्किल हो रहा, और अभी घर में रह के बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट कुछ हेल्प करना बोल के हम सोच रहे। तो आपका तो बोल के बोले थे, अब हमारे को ये हमारा रोज़ का रोटी है, गाड़ी चलाए तो पैसे आते, घर भी चलते। अब क्या होगा, गाड़ियाँ बंद हो गए, अब घर पे चलना भी मुश्किल होगा। गाड़ी का भाड़ा भरना है और किराया भी भरना है। बच्चे को खाना पीने में बहुत दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन है, घर में भी खाने के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। घर का भाड़ा भी करना
बहुत तकलीफ हो रहा है, बच्चे लोग भी घर में खाने के भी लिए नहीं है। अभी और 1 महीना बढ़ाने वाले कर बोल रहे हैं। अभी थोड़ा हमारा ओला उबर ड्राइवर के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, थोड़ा मदद करिए प्लीज़। पंजाब के पटियाला शहर में एक दुल्हा दुल्हन ने अपनी शादी सिर्फ 8 लोगों की हाजिरी में संपन्न करवाई। बता दें कि 3 महीने पहले इनकी शादी तय हो गई थी और इनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था, इसलिए लोगों ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला से शादी करने की इजाज़त मांगी। दूल्हे की मां ने बात करते हुए कहा कि हमें उतनी ही खुशी है जितनी पहले होनी थी। यह एक मजबूरी है, लेकिन हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस सिंपल तरीके से शादी की। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਡੇਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੂਮ ਧੜੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਦਾਹਰਨ। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3200 ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। 48 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है। यह नंबर 24 घंटे जारी रहेगा। दरअसल कुल्लू में एसडीएम अनुराग चंद्र की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वन परिवहन, युवा सेवाएं और खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। वहीं एसडीएम कुल्लू अनुराग चंद्र ने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग संबंधी जानकारी, प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाने और उनके घर तक राशन पहुंचाने के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा नागरिकों को आवश्यक दवाएं भी दी जा सकेंगी। वहीं अनुराग चंद्र ने बताया कि आम सेवाएं, मृत्यु और आपात चिकित्सा की स्थिति में यह हेल्पलाइन काफी मददगार साबित होगी। 24/7 ऑपरेट करेगी कुल्लू सब डिवीजन में।
हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति को कोई अगर समस्या है तो वो फ़ोन करके पता कर सकता है। हमारे ऑपरेटर्स की हमने ट्रेनिंग करी है और मैं आशा करता हूँ कि इससे लोगों की जो समस्या है उसका हल निकलेगा और जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो घट जाएगा। कुल्लू सब डिवीज़न के लिए जो हमारा नंबर लॉन्च हुआ है वो है 011-6119-6375। तो इस नंबर पर ये फ़ोन कर सकते हैं अगर पास से संबंधित कोई इशू है, इनको राशन से संबंधित कोई इशू है, अगर मेडिसिन या किसी बीमारी को लेकर के कोई इशू आ रहा है इनको, तो ये हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। लाहौल स्पीति के पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है, जिसमें रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू की पहाड़ियां भी शामिल हैं। बता दें कि चंद्रखंडी, भृगुतुंग, हनुमान टिब्बा के साथ जलोड़ी दर्रा में भी ताजा हिमपात हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा हो गया। वहीं मौसम के बिगड़े मिजाज से घाटी में बागवान चिंतित हैं। सेब की फसल से यह बर्फ और बारिश का काफी नुकसानदायक बताई जा रही है। साथ ही तापमान में भारी गिरावट आने से सेब की सेटिंग में दिक्कत आ सकती है, जिससे बागवान चिंतित हैं। हिमाचल के हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और आगामी 3 दिनों तक 16,000 परिवारों के 80,000 के करीब लोगों की प्रशासन के द्वारा स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। वहीं इस काम के लिए पहले दिन प्रशासन ने 64 टीमों के अलावा 25 मेडिकल ऑफिसर्स की टीम फील्ड में उतार दी। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि दोनों व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण आने के बाद जिला भर में सावधानियां बरती जा रही हैं। जितने भी जो पहले फेज में कंटेनमेंट जोन जो हमने डिफाइन किया है, इस लगभग 10 to 15,000 फैमिली आनी है। दोनों जगह को मिला के 12,000 के आसपास, हमीरपुर में 4-5 हज़ार के आसपास, नदौन सब में। तो जैसे जैसे उसमें हम लोग उसके बाद में बफर जोन को भी हम लोगों को स्क्रीनिंग करनी है। तो हमने टारगेट रखा है कि विदिन 3 डेज में हम लोग टोटल 100% स्क्रीनिंग करेंगे। आज भी हम लोगों ने 64 टीम्स, उनके सुपरविजन के लिए 25 मेडिकल ऑफिसर्स वो लगाई हुई है। वो सारा स्क्रीनिंग कर रही है, जो उसमें प्रोटोकॉल होता है। वी विल इवैल्यूएट द रिपोर्ट्स। यूपी के गोंडा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल मामला खोड़ारे थाना क्षेत्र का है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि वो बगीचे में आई तो तभी 3 लोग उसे जबरन उठा ले गए और एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिस पर पीड़िता और उसके परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन खोड़ारे थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब यह मामला पुलिस के उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिस पर थाने की पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। हाथ पैर धुल रही थी, फिर उसके बाद में 3 लोग आए, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए अपने घर में, दरवाज़ा बंद किए, मेरे साथ गलत काम किए हैं। फिर गलत काम करके मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे 3 लोग लेके आके नाली के पास फेंक दिए हैं। नाली के पास फिर मुझे जब होश आया तो मेरे घर वालों ने देखे है, नाली के पास मैं पड़ी थी। थाना खोड़ारे पर 3 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। यूपी के रामपुर के भोर थाना क्षेत्र के पेमपुर गांव में कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान छींटे आने से नाराज ग्रामीणों ने पहले तो युवक को पीट दिया, उसके बाद 4 साथियों की मदद से उसके हाथ पैर पकड़कर मुंह पर दवा का स्प्रे कर दिया। दवा मुंह के अंदर जाने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के भाई की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वो सैनिटाइजर करने गया था पेमपुर, और उसके साथ जो है
उसने जब स्प्रे करना शुरू करा तो किसी के ऊपर छींट छाट गई, इंद्रपाल के ऊपर। तो उसने जो वहीं पकड़ के 4-5 लोगों के साथ और उसको पछाड़ के उसको ब्लड का पहला पीटा, उसके बाद जो सैनिटाइजर उसके मुंह में भरा के पूरा पैर उसके हलक तक कर दिया अंदर तक, दवाई से इतनी सारी। तो उन्होंने कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने की? कोशिश उसने की थी, लेकिन 5 आदमी के सामने बताओ एक बंदा क्या करेगा। पंचायत की ओर से सैनिटाइजेशन के काम में किसी युवक को इन्वॉल्व किया गया था। उसकी तबीयत खराब हुई, बिलासपुर अस्पताल किसी डॉक्टर के यहाँ हो गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया TMA मुरादाबाद गए, जहाँ उनकी डेथ हो गई। परिजन अस्पताल से डेड बॉडी लेके आए थे, उन्होंने एक तहरीर दी। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। जो तथ्य इसमें विवेचना से सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर जिले में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया युवक टीबी का मरीज था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके उसका सैंपल कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए भेज दिया गया था, जिसके सैंपल के जाँच की रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है। युवक की मौत के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। घर में था, एक 26 साल की, और फादर का नाम बनराज था और असोथल का रहने वाला था। उसको बायलेटरल ट्यूबरकुलोसिस विथ हाइड्रोनिमोथोरैक्स था, लेफ्ट साइड में जो है गैस भर गई थी। हाइड्रोनिमोथोरैक्स में डैमेज की वजह से तो गैस भर जाती है। तो दोनों फेफड़े डैमेज होने के लिए मैसिव डैमेज था उसकी वजह से उसका सैंपल भेजा गया था। क्या कोरोना टेस्ट के लिए सैंपलिंग करवाया गया था। अब रिपोर्ट अवेटेड है, किया जाएगा। ये इसके विषय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा जानकारी ली जा रही है, लेकिन ये वो बड़ी सीरियस हालत में यहाँ पहुँचा था और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग जो भी सांस फूलने वाले से या उस प्रकार के गंभीर लोग होते हैं तो उनकी जांच तुरंत भेजते हैं और उसके बाद इलाज उसका करते हैं, मरीज को बचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर वो अन्य किसी वजह से नहीं बच पाता तब भी हमें ये फ़ायदा होता है कि जो कोरोना संक्रमित आता है तो उससे उसके घर वालों को हम आइसोलेट करके उसकी जाँच करना और उसके कॉन्टैक्ट जितने भी हैं कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस करने में हमको मदद मिलती है। तो इसलिए जितने भी है हमारा प्रोटोकॉल है, जो भी सीरियस मरीज आता है, खास करके जो सांस फूलने वाला हो, खांसी वाला हो, निमोनिया वाला हो, उसमें 100% की जांच भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नगर निगम ने तंग गलियों को भी सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। बड़ी मशीनें इन तंग गलियों में नहीं पहुंच पा रही थीं, जिसके कारण ये तंग गलियां सैनिटाइज नहीं हो पा रही थीं। लेकिन नगर निगम ने इन तंग गलियों को सैनिटाइज करने के लिए छोटी मशीनें मंगाकर इन्हें सैनिटाइज किया। नगर निगम के इस काम से यहाँ के लोगों में प्रसन्नता दिखी। लोगों ने नगर निगम को धन्यवाद दिया और सैनिटाइज करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया। नगर निगम, अलीगढ़ का नगर निगम और अलीगढ़ का MLA बधाई के पात्र है। इन्होंने तंग गली, अलीगढ़ की सबसे तंग गली, वहाँ पर उन्होंने ये नई मशीन बनाई है, देसी मशीन, जिससे सैनिटाइजिंग की जा रही है और इससे अलीगढ़ की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वो सैनिटाइजिंग होंगी जो अभी तक हो नहीं पाई हैं। आपके क्षेत्र में पहली बार हुआ है? हमारे क्षेत्र में पहली बार मशीन, छोटी वाली मशीन पहली बार आई है। बधाई के पात्र अलीगढ़ का नगर निगम। अलीगढ़ कोरोना से जंग में हमारे अलीगढ़ के सफाई मजदूर कर्मचारी लगे हुए हैं, ये बधाई के पात्र, इसीलिए सम्मान किया कि ये बधाई के पात्र है कि ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पे नगर निगम की नई मशीन आई है जिसमें आपका ये 100 मीटर का पाइपलाइन है और ये छोटी छोटी गलियों में, जैसे कि यहाँ पे 2-2 फीट 3-3 फीट की गलियाँ हैं छोटी छोटी, तो उसमें सैनिटाइजिंग किया जा रहा है क्योंकि बड़ी मशीन यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। इसके में नगर आयुक्त खुद मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी में उन्होंने यहाँ पर सफाई काफ़ी अच्छा है और नगर निगम प्रयास कर रहा है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजिंग और लोगों को सिक्योर किया जाए। और छोटी गलियाँ अक्सर रह जाती थी क्योंकि बड़ी मशीन नहीं पहुँचती थी और दिस इज़ वेरी थैंकफुल। यूपी में जौनपुर जिले के डीएम ने भूमिगत हुए तबलीगी जमातियों की सूचना देने वाले को 5,100 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली मरकज से लौटकर कई जमाती यहाँ पर आए हैं जो भूमिगत हो गए हैं। अब तक 46 लोग ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं जो शेल्टर होम में क्वारंटीन हैं।
इनमें से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, जो वाराणसी के अस्पताल में भर्ती हैं। वहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अभी भी छिपा हुआ है तो मेरे मोबाइल पर या संबंधित थाने पर जाकर थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सूचित करें। फैलाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई संक्रमण फैलाएगा तो इस तरह उसको जो है धारा 302 में भी उसके खिलाफ FIR हम दर्ज करेंगे। साथ साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर किसी की भी संज्ञान में है और मुझे गोपनीय सूचना दे सकता है, तो उस सूचना के आधार पर अगर वो व्यक्ति पाया गया, उसकी शिकायत सही पाई गई, सूचना सही पाई गई, तो 5100 रुपये का नगद पुरस्कार हम लोग उसको देंगे। तो मेरी विनती है कि इसमें जिसके पास भी जो जानकारी हो वो हमको उपलब्ध कराए, मेरे मोबाइल पर उपलब्ध कराए और हम लोग इसको ले, जिससे कि संक्रमण को इस जनपद में रोका जा सके। कोरोना वायरस के चलते हिमाचल सरकार कड़े कदम उठा रही है। दरअसल अब अगर कोई भी शख्स बाहरी राज्य से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और अगर उस शख्स के बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं होती तो उस शख्स के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, साथ पंचायत प्रधान और उप प्रधान पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है हमारे जगह, तो अगर वो अपने बारे में पूरा बताए कि मेरी डिटेल्स क्या है, मेडिकल हिस्ट्री अपनी बताए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। कोरोना वायरस का असर जहां देश भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं। लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी समेत कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सरकार के सामने जहां इन जिलों को सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो वहीं प्रदेश में और मामले न बढ़ें, इसे लेकर भी अगले प्लान की घोषणा कर दी गई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अगर कोई अन्य राज्यों से हिमाचल में एंट्री करता है तो इस बात की जानकारी प्रशासन को न देने के संदर्भ में उस व्यक्ति के साथ ही संबंधित पंचायत प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले पर जहां जनता ने खुशी जाहिर की है, वहीं ASP बिलासपुर अमित शर्मा ने इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों पर पुलिस बल तैनात कर हर तरह की गतिविधि पर पैनी नजर रखने की बात कही है। सरकार इस चीज़ पर अगर काम कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है हमारे जगह, तो अगर वो अपने बारे में पूरा बताए कि मेरी डिटेल्स क्या है, मेडिकल हिस्ट्री अपनी बताए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। और अगर नहीं करता ऐसा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए है ही कि ये बीमारी फैलेगी, प्लस ये है कि प्रधान की फिर परेशानी और बढ़ेगी कि कितने मामलों को छुपाए और कितने मामलों को आगे लेकर आए। इसलिए अगर ये डिसीजन लिया है कि सब कुछ डिटेल्स देनी है, तो ये प्रशासन का बहुत अच्छा डिसीजन है और मेरे ख्याल से सबको इस चीज़ को मानना चाहिए बिना किसी बात को छुपाए। और ग्राम प्रधान को तो की ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि उनको पूरे गांव का पता होता है, और जो लोग ये छुपा रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं। साथ में अगर गांव प्रधान या गांव वाले भी छुपा रहे हैं तो वो भी गलत है। इससे कोरोना फैलेगा ही। अगर हमें इसकी रोकथाम करनी है तो हम लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और ऐसी जानकारी हमें प्रशासन को देनी पड़ेगी। देखिए, इसमें अगर कोई भी गांव में आजकल के समय में आ रहा है और राज्य के बाहर से या जिला के बाहर से आ रहा है, तो उसकी सूचना जो है मेडिकल अधिकारी, पुलिस हो गया या प्रशासन हो गया, इन तीनों को देनी आवश्यक है, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उससे गांव वालों को और उसके ही परिवार वालों को बचाया जा सके। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी वो प्रधान के खिलाफ या उप प्रधान के खिलाफ या दोनों के खिलाफ की जाएगी, अगर वो जानबूझकर जो है इस जानकारी को छुपाते हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 36 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 16 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इनमें से अब तक 19 लोगों का इलाज जारी है। अगर जिलों की बात करें तो ऊना में सबसे अधिक 15 मामले सामने आए हैं, जबकि सोलन में 9, चंबा में 6, कांगड़ा में 5 और सिरमौर में 1 मामला सामने आया है। फिलहाल प्रदेश में मामले और न बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।
बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है हमारे जगह, तो अगर वो अपने बारे में पूरा बताए कि मेरी डिटेल्स क्या है, मेडिकल हिस्ट्री अपनी बताए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में कोरोना के तीसरे मरीज की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। यह चुनार तहसील के दीक्षितपुर गांव का रहने वाला है। हाल ही में दिल्ली मरकज में शामिल होकर वापस लौटा था। विंध्याचल में इसे स्वास्थ्य विभाग ने क्वारंटीन में रखा हुआ था। इसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसे अस्पताल में बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे गांव को सील कर 1 किलोमीटर इलाके में सैनिटाइजेशन और जांच का काम शुरू कर दिया है। देखिए, कोरोना का तीसरा पॉजिटिव मरीज मिला है, जो कि विंध्याचल स्थित क्वारंटाइन में था और उसका टेस्ट कराया गया तो कल पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो चुनार थाना क्षेत्र में दीक्षितपुर गांव का रहने वाला था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार के जो क्लोज कांटेक्ट या परिवार के जो सदस्य थे 17, उसमें बच्चे भी हैं छोटे, उनको हम लोग ट्रॉमा सेंटर स्थित क्वारंटीन में लाए हैं और उनकी जांच आज उसके लिए जांच नेजोफेरेंजियल स्वाब जो है निकाल के BHU जांच के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद सुबह 9 बजे से ही हमारी माइक्रो प्लान बन गया है। 1 किलोमीटर गांव को केंद्र बिंदु मानते हुए और उसके 1 किलोमीटर के परिधि में हम लोग सैनिटाइजेशन की कार्रवाई। कुशीनगर में उपनगर के मथुरा नगर वार्ड में सिंहा मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर SDM अरविंद कुमार ने 2 ट्रक खाद्यान्न बरामद किया है। ट्रक पर लदा खाद्यान्न 630 बोरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। शुक्रवार को SMI शिवमुनि की तहरीर पर पुलिस ने परिवहन ठेकेदार समेत 5 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। परिवहन ठेकेदार के गोदाम पर खड़े ट्रकों की जांच में SDM ने पाया कि PDS के गेहूं का बोरा लदा है। पूछताछ में चालकों ने बताया कि गुरुवार की सुबह अर्जुनहा के FCI गोदाम से रामकोला विपणन गोदाम के लिए गेहूं लोड कर पहुंचे तो ठेकेदार ने गाड़ी यहीं खड़ी करने को कहा। जांच में FCI गोदाम से विपणन गोदाम जाने के रूट चार्ट से विपरीत पाए जाने पर SDM ने दोनों चालकों को हिरासत में लेते हुए खाद्यान्न से भरे ट्रकों को कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। ये था कि मुझे सूचना मिला कि यहाँ पर काला बाजारी के लिए गेहूँ लदा 2 ट्रक जा रहा है, जिसमें मुझे जैसे सूचना प्राप्त हुआ वो तत्काल मैं मौके पर पहुँचा तो वह ट्रक जो है जो FCI गोदाम से निकलकर उसे रामकोला हाट पर जाना चाहिए था, लेकिन वो मुख्य मार्ग से इतर होकर दूसरे मार्ग पर खड़ा था और वो उसमें एक परिवहन ठेकेदार
का पति था उसी के घर खड़ा हुआ था। तो मैंने उस दौरान सूचना जो है डिप्टी आरएमओ और एआरओ एमओ सबको सूचना देकर बुलाया, उसकी तहकीकात कराई गई। तो ये पता चला कि जो ठेकेदार है ब्रह्मचारी, ठेकेदार का पति ब्रह्मचारी, उसने जो है उन दोनों ट्रकों को अपने पास बुला लिया था और जो वहाँ से एफसीआई गोदाम से 6 ट्रक चली थी, जिसमें 4 ट्रक रामकोला हाट पर जो है हाट केंद्र पर 4 ट्रक रुकी हुई थी और 2 ट्रक ब्रह्मचारी के घर पर जाके रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र के इमलिया में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग काफी दबंग और आपराधिक किस्म के हैं, जिन्होंने महज खेत की मेड़ को लेकर पूरे परिवार को जमकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। पुलिस टीम ने फिलहाल किसी तरह से मामले को शांत कर सभी पीड़ितों को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा भेज दिया है। हुआ क्या है पूरा मामला? जमीन का विवाद है आपसी का। उन्होंने हमारी मेड़ जो दी हमने बांधने गए, वो लोग अनिल दीक्षित, संदीप दीक्षित, रजनीश दीक्षित, सुधीर दीक्षित, उन्होंने लाठी डंडा लेकर असलाह लेकर मारने के लिए गए, गिरा दिया हम लोगों को। उनकी मैडम थी वो, उनकी एक लड़की थी, उन्होंने सब मिल करके हमको मारने लगे। ये कितना पुराना मामला है आपका? 7 साल चल रहा है। बहुत बार फैसला हो, उन्होंने मानने को तैयार नहीं होते हैं। जब देखे तो मारने की धमकी दिया करते हैं, सामने मकान है, असलाह डंडा निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मथुरा सीएमओ कार्यालय में दमकल विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि लोगों को कैसे इस संक्रमण के प्रति जागरूक करें, कोरोना से बचने के लिए लोग किन किन सावधानियों को बरतें। सीएमओ की तरफ से दमकल विभाग की टीम को दिए गए प्रशिक्षण के संबंध में चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय और जानकारियां हासिल कराई जाएंगी ताकि लोग सावधानी बरतें। उसी से रिलेटेड एक अपडेट्स हैं। पहले भी ये ट्रेनिंग काफ़ी सारी कराई जा चुकी हैं। आज हमारे उप निदेशक महोदय भी हमारे बीच में हैं, तो सीएमओ साहब के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे जो नीचे वर्कर्स हैं उनके कुछ डाउट रहते हैं कि सर मैं अभी हॉटस्पॉट एरिया में जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरे को इन्फेक्शन पकड़ ले। तो ये जो रेगुलर जो चीज़ें हैं, जो कि डाउट्स क्लियर करने वाली जो कार्यशाला है, ये पहले हम अपने स्टेशन पर भी करा चुके हैं और ये रेगुलर रूटीन में चल रही है। तो एक उसी टाइप की जो कार्यशाला जिसका एक आयोजन किया गया है ताकि जो उनके मन में डाउट है, जो एक्सपर्ट की एडवाइस है, उनके साथ हम काम कर पाएँ और जनता को अच्छे से बचा पाएं। बस उसी का एक ये अभ्यास। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने लगभग 53 लाख कीमत की हेरोइन जब्त की है। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि सीआईए सिरसा पुलिस की टीम दिल्ली पुल चेक कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने हिसार की ओर से आ रही कार को रोककर शक के आधार पर तलाशी ली तो कार सवार युवकों के कब्जे से 287 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 53 लाख है। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो पंजाब के युवकों को काबू किया है, जिनके कब्जे से लगभग 53 लाख कीमत की 287 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और ये लोग पंजाब के हैं। इसमें एक जसपाल सिंह उर्फ जस्सी पुत्र तरसेम देव सिंह वासी चट्ठेवाला जिला बठिंडा व दूसरा जगसीर सिंह उर्फ जग्गा पुत्र रेशम सिंह वासी धन सिंह खन्ना जिला बठिंडा के रूप में हुई है। ये दोनों जो हैं बठिंडा ज़िले में अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और इनमें से जो जसपाल सिंह हैं उसके अगेंस्ट पहले भी एक पर्चा है जो दिसंबर में 2019 में 25 ग्राम चिट्टे का, और ये बठिंडा में एक थाना है कोट फट्टा, वहाँ पे इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अलावा जो दूसरा है उस पर कोई मुकदमा नहीं है। ये लोग दिल्ली से ये चिट्टा लेके आए थे और अपना जो इनका रहने बठिंडा लेके जा रहे थे। आज विश्व धरोहर दिवस है।
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने की शुरुआत की गई थी। यह दिन मानव विरासत, विविधता और एकीकृत निर्मित स्मारकों और विरासत स्थलों को बचाए रखने की जागरूकता और इन्हें बचाए रखने का प्रण है। कोरोना संकट के बीच इसी मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आज लाल किले के पास मिट्टी के दीपक जलाए और इन दीपक को भारत के नक्शे के रूप में सजाया गया। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने की शुरुआत की गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आज लाल किले के पास मिट्टी के दीपक जलाए और इन दीपक को भारत के नक्शे के रूप में सजाया गया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि लाल किले के सामने यह मिट्टी के दीपक जलाए गए हैं। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जलाए गए दीपक हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और घरों से बाहर ना निकलें, इसको लेकर सरकार और प्रशासन ने बेहद कोशिशें की, लेकिन लोग नहीं माने तो पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। पुलिस को बाहर निकलने वालों से निपटने के लिए उन पर जुर्माना लगाना पड़ा। साथ ही पुलिस को लोगों पर एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी। हरियाणा की अंबाला पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अभी तक करीब 80 लाख रुपया जुर्माना वसूला है। वहीं पुलिस ने 221 एफआईआर भी दर्ज की है और 300 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा 2600 चालान काटने के साथ 300 वाहन जब्त भी किए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में आज तक 221 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 300 के करीब जो है पर्सन अरेस्ट किए हैं और इसके अलावा जो चालान किए हैं लगभग 2600 चालान किए हैं और जिसमें 300 के करीब जो है व्हीकल इंपाउंड किए हैं। जुर्माना लगभग इनके खिलाफ 8 लाख के करीब जुर्माना वसूला जा चुका है। 80 लाख के करीब 80 लाख के खिलाफ जुर्माना। तो जो वाहन इंपाउंड करें उनको रखने के लिए कहाँ रखा गया है? जो इंपाउंड है वो थाने में रखते हैं। जगह सफिशिएंट है उसके? जगह है, जगह हमारे फिक्स है थाने में। इसके बाद सुपरदारी पे व्हीकल लेके आएगा, सुपरदारी पे दिया जाता है। उसका फाइन या वो फाइन दे देता है, इसके बाद उसको दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के में बने कोटवा में कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती 4 डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें से 3 मरीज प्रतापगढ़ के हैं। प्रयागराज में कुल 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिनमें 6 प्रतापगढ़ के, 2 कौशाम्बी के और 1 प्रयागराज का है। का हॉस्पिटल है, इसमें कुल 9 मरीज आए थे, जिसमें 1 प्रयागराज का था और 6 प्रतापगढ़ से आए हुए थे। 2 मरीज कौशाम्बी से आए हुए थे। इसमें कुल 9 मरीज थे और इनका जो है जांच कराया गया तो उन्होंने जिनका क्वारंटाइन पूरा हो चुका तो करीब जांच कराया गया और जो निगेटिव पाया गया। 1 मरीज का कौशाम्बी का केवल पॉजिटिव पाया गया था। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार इसको हराने में जुटे हुए हैं। वहीं हरियाणा में फरीदाबाद का उद्योग जगत लगातार मदद के लिए आगे आ रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान BR भाटिया ने 500 PPE किट जिला उपायुक्त यशपाल यादव को डोनेट की। मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा कवच मानी जाने वाली PPE किट केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में जिला प्रशासन को सौंपी गई, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सभी उद्योगपतियों की ओर से किए जा रहे इस तरह के सामाजिक कार्यों की सराहना की। जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे अपने औद्योगिक संस्थाएं हों, हमारे यहाँ जैसे FIA है फरीदाबाद में, उसने इस कोरोना की इस महामारी में हर तरह का सहयोग हमारे जिला प्रशासन को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को
पीएम केयर्स में, मुख्यमंत्री कोरोना फंड में, और यहाँ जिला प्रशासन को तरह तरह के तरीके से सहयोग लगातार दे रहे हैं। आज भी उन्होंने 500 पीपीई किट्स यहाँ पर जिला प्रशासन को हमारे यहाँ के डीसी यशपाल यादव जी के द्वारा सीएमओ को दी गई हैं, और आगे भी इसी तरह की पीपीई किट्स जो डॉक्टर के जो नर्सिंग स्टाफ के लिए, जो कोरोना पीड़ितों को जो देखभाल करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई किट्स बहुत ज़रूरी हैं। और आज एफआईए ने 500 किट यहाँ पर दी हैं। मैं उन सब का लगातार धन्यवाद करता आ रहा हूँ, और ये बात मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि सामाजिक संस्थाओं और फरीदाबाद के लोगों के द्वारा इतनी सपोर्ट की गई है, जिसकी वजह से हम बिना गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए अभी तक ना केवल लोगों को सामान प्रोवाइड करवा पाए हैं, उनको खाना दे पाए हैं, बल्कि उनको और भी कई तरह की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। आज भी एफआईए के द्वारा जो पीपीई किट्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, ये सभी आज के दिन हमारे लिए लाइफ लाइन की तरह हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी मेडिकल साइड का डॉक्टर या कोई उनका बाकी स्टाफ वो काम नहीं कर सकते। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।